हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम अपने प्रैक्टिस सेट का आपका पार्ट 2 करने वाले हैं। वहां पे हमने 35 क्वेश्चन तक आपके पूरे कर दिए थे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो था आपका ASEAN +3 आपका क्या है, किसमें कितनी कंट्रीज है आपकी। तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया ASEAN +3 में सम्मिलित देश है और इसकी स्थापना 1997 में होती है, जहां पे जो आसियान की 11 कंट्रीज के जो नेता होते हैं वो इन 3 देशों की साथ बातचीत करते हैं। उस समय आपकी 10 कंट्रीज थी, हाल ही में आपकी एक नई कंट्री जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35वां की पंचशील भारत की विदेश नीति के 5 सिद्धांत मुख्य रूप से कहाँ पे निहित है। तो जब हम बात करते हैं पंचशील, जो कि भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ माना जाता है, पंचशील और गुटनिरपेक्षता, जिसपे कि भारत की विदेश नीति आपकी टिकी हुई है। तो जब हम बात करते हैं पंचशील के जो सिद्धांत है वो आपका कहाँ से लिए गए थे, तो वो प्राचीन बौद्ध साहित्य में लिए गए थे, जहाँ पे आपका बौद्ध धर्म में दिए गए थे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए। ये सिद्धांत आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये सिद्धांत 1954 में आपके आए थे। 29 अप्रैल 1954 में एक एग्रीमेंट होता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चाइना के जो काउंटर पार्ट थे, वहां के जो प्रतिनिधि थे, उनका नाम था चाओ एन लाई। इन दोनों ने इन समझौते पे आपका हस्ताक्षर किए थे, जो कि दोनों देशों के लिए काफी इम्पोर्टेंट थे। और उस समय आपका दोनों देशों ने इसको अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। और भारत चीन के बीच जो तिब्बत क्षेत्र को लेकर जो व्यापार समझौते की प्रस्तावना है, उस पे के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई थी। इसके अलावा पंचशील जो शब्द है वो आपका कहाँ पे मिलता है, बौद्ध अभिलेखों में मिलता है, जहाँ पे व्यक्तिगत व्यवहार के कुछ नियम आपके बताए गए हैं और इसमें आपके 5 इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो 5 इम्पोर्टेंट सिद्धांत आपके कौन कौन से। तो क्षेत्रीय अखंडता यानी रीजनल जो यूनिटी है, एक दूसरे के मामलों में आपका मतलब इंटरफेयर न करना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी है उसका सम्मान करना, जो बॉर्डर इश्यू है उस पे मतलब वो नहीं करना, दूसरा है आक्रमण, कभी भी एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के खिलाफ सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं करना। तीसरा है आपका आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, चाहे वो आपके घरेलू मामले हो, चाहे वो आपके राजनीतिक मामले हो, वहां पे हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा है आपका समानता और पारस्परिकता का लाभ। तो यहाँ पे बराबरी के आधार पे आपका दोनों पक्षों को सहयोग करना है और जिससे कि इसका फायदा आपका दोनों पक्षों को हो। नेक्स्ट है आपका शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो यहाँ पे अलग अलग विचारधारा के बावजूद भी हमें हमेशा शांति बनाने की आपकी कोशिश करनी है। तो ये आपके 5 सिद्धांत जो कि आपका पंचशील से संबंधित थे। नेक्स्ट है इनका आपका एक इम्पोर्टेंट बांगडुक सम्मेलन 1955 में होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, लगभग आपकी 29 कंट्रीज। तो एशियाई अफ्रीकी देशों का ये एक सम्मेलन था। तो यहीं पे आपका नेम का आइडियाज भी अनाउंस किया था। फिर आपका एक प्रश्न पूछा गया था कि जो पंचशील के जो सिद्धांत थे उसको यूएन के द्वारा यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा आपका कब अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए स्वीकार किया गया था। तो उसका डेट है 1957 और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि 1959 भी आपका लिखा हुआ है। तो मैंने जो चेक किया वो था 1957। तो ये आपका यूजीसी नेट में भी आपका पूछा गया था। तो इस समय पंचशील जब साइन हुआ था तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ था, दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रतीक था। लेकिन 1962 में चाइना ने क्या किया, इंडिया पे अटैक कर दिया, इंडिया को इससे गहरा धक्का पहुंचा। लेकिन भारत ने कभी भी अपने ये सिद्धांत आपके नहीं छोड़े हैं, जो कि नैतिक आदर्श के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और भारत का हमेशा से ये रहा कि पूरी दुनिया मेरा एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो आपकी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है भारत की विदेश नीति को सेव करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था और उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो जब हम बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सामरिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका साइन होता है, उसका ईयर है आपका 2011 में और प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे 4 अक्टूबर 2011 को ये आपका साइन हुआ था और
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? हामिद करजई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो पंचशील के सिद्धांत आपके यहाँ पे है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और सम्मान के लिए पारस्परिक सम्मान, यानी एक दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना है, यूनिटी बनाए रखना है, बॉर्डर इश्यू को नहीं उठाना है। नेक्स्ट इज शांति, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसके अलावा अनाक्रमण था। इसके अलावा आपका अनाक्रमण के बाद एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। तो यहाँ पे परमाणु हथियारों का विकास करना नहीं है, तो यहाँ पे आपका नहीं है पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है भारत पाकिस्तान के निम्नलिखित समझौते को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से समझौते हुए, तो सबसे पहले आपका ताशकंद समझौता हुआ था। कब? 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होता है और इस युद्ध में इंडिया की जीत हो जाती है और पाकिस्तान का बहुत सारा जो पार्ट है, कराची तक, सिंध, बहुत सारे जो रीजन है वो भारत के पास आपके आ गए थे। उसके बाद 1965-66 में एक समझौता होता है, कहाँ पे? 10 जनवरी 1966 को। वो होता है आपका ताशकंद में, जहाँ पे कि लाल बहादुर शास्त्री, जो कि उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान के जो जनरल थे वो थे आपके अयूब खान, उनके मध्य ये समझौता होता है शांति को लेकर और शांति बहाल करने के लेकर, जो प्रीवियस जो स्थिति थी वहां पे लौटने के लिए। और सोवियत संघ की मध्यस्थता में ये समझौता आपका किया जाता है। वहां पे सोवियत संघ की तरफ से वहां के जो आपके जो राष्ट्रपति थे उस समय, सोवियत प्रीमियर, वो कौन थे? उनका नाम भी आपका पूछा जाता है, एलेक्सी कॉसिगिन उनका नाम है। क्या है? एलेक्सी कॉसिगिन, ये भी आपका पूछा गया था। तो ये आपका 10 जनवरी 1966 को होता है। यहाँ पे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ भी हो जाती है अचानक ही, तो इस तरह से ये काफी इम्पोर्टेंट एक समझौता माना जाता है। तो ये आपका यूएसएसआर की मध्यस्थता में हुआ था। उसके बाद इसमें कुछ प्रोविजन लिए गए थे, जैसे कि दोनों सेनाओं की वापसी आपकी हो जाएगी, शांतिपूर्ण समाधान होगा, आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं होगा। दूसरा है शिमला एग्रीमेंट, तो ये आपका बांग्लादेश वॉर के बाद आपका हुआ था, 1971 के बाद। 1972 में 2 जुलाई 1972 इसका एग्जैक्ट डेट है। तो यहाँ पे आपका भारत के पास पाकिस्तान के लगभग आपके 93,000 जो सैनिक थे, उन्होंने आपका आत्मसमर्पण कर दिया था बांग्लादेश वॉर में, और ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे आपका ये समझौता होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य, और यहाँ पे दोनों देशों ने ये प्रोविजन किया कि जितने भी हमारे जो डिस्प्यूट होंगे उसको हम द्विपक्षीय समझौते के थ्रू आपका हल करेंगे, कोई भी तीसरा देश आपका मध्यस्थता के लिए आपका नहीं आएगा। और यहाँ पे ये काफी इम्पोर्टेंट इसको माना जा रहा था। फिर आपका आता है नेक्स्ट इज लाहौर एग्रीमेंट। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड पे लाहौर एग्रीमेंट आपका होता है, लाहौर घोषणा पत्र। ये आपका 21 फरवरी 1999 को हुआ था, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, शांति और सुरक्षा के लिए आपका बस भर के, मतलब बस में आपका कहाँ जाते हैं? पाकिस्तान जाते हैं, लाहौर जाते हैं, तो वहां पे ये एग्रीमेंट होता है। लेकिन उसके बाद कारगिल का वॉर आपका शुरू हो जाता है। उसके बाद 2001 में आपका 14 से 16 जुलाई के अराउंड आगरा अकॉर्ड साइन होता है। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान की तरफ से थे, और यहाँ पे किसी भी अकॉर्ड पे कोई सहमति नहीं बनती है, वार्ता विफल हो जाती है। तो सबसे पहले हुआ था ताशकंद, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट, उसके बाद लाहौर 1998 के अराउंड। फिर आपका लास्ट में हुआ था कौन सा? 99 में हुआ था ये लाहौर वाला। फिर 2001 में ये हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 2, 4, फिर आपका 2, 4, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। फिर आता है लीग ऑफ नेशन, जिसको कि यूएन का प्रवर्ती भी आपका माना जाता है, और ये आपका विश्व शांति के लिए बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इसकी स्थापना हुई थी जो वुडरो विल्सन के जो 14 पॉइंट थे उनके आधार पे, जो 14वां पॉइंट था उसके आधार पे। तो यहाँ पे 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हो जाती है, किसकी? लीग ऑफ नेशन की। तो
पेरिस शांति सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ पे दुनिया में पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये संगठन आपका स्थापित किया जाता है विश्व शांति के लिए। लेकिन ये आपका विफल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जो देश थे, जैसे अमेरिका खुद भी इसका पार्ट नहीं था, यूएसएसआर इसका पार्ट नहीं था, और सबसे पहले जर्मनी, जापान यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद इटली यहाँ से विड्रॉ कर देता है, और ये आपका इसका हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, स्विट्जरलैंड में था। और इसके जो अंग थे वो थे महासभा, परिषद और सचिवालय। तो लीग ऑफ नेशन जो कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पे आपका आधारित था। तो इस यहाँ पे आपका पूछा गया है लीग ऑफ नेशन का मौलिक आधार क्या था, कलेक्टिव सिक्योरिटी। एक पे आक्रमण तो सभी पे आक्रमण माना जाएगा, और ये आपका काफी इम्पोर्टेंट था। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है, तो शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो ये है आपका सापेक्ष। फिर है आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते 1972 में हस्ताक्षर किए थे आफ्टर बांग्लादेश वॉर 1971 के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य साइन होता है। और यहाँ पे दोनों देशों ने ये बोला कि हमारे जो भी डिस्प्यूट होंगे हम क्या करेंगे, उनका बाइलैटरल यानी द्विपक्षीय रूप से उनका समाधान करेंगे, उसको सुलझाएंगे। यहाँ पे किसी भी तीसरी देश की मध्यस्थता को नकारा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका, इस समझौते में कहा गया कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे। सो ओनली ए इज राइट, बी आपका, आर आपका क्या है, करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो नौकरशाही सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, व्यवहारवाद। तो यहाँ पे आपको इसको मैच करना है। तो नौकरशाही सिद्धांत जो कि मैक्स वेबर से आपका संबंधित है, और मैक्स वेबर आपको पता होगा कि विवेक सम्मत निर्णय को विवेक संगत यानी तार्किक निर्णय के बारे में बात करते हैं। दूसरा है शास्त्रीय सिद्धांत, तो शास्त्रीय सिद्धांत जो कि लूथर गुलिक हो गए, हेनरी फ्यूल हो गए, ये आपका प्रशासनिक प्रक्रिया से संबंधित है। फिर आता है व्यवस्था सिद्धांत जो कि पर्यावरण बोध से आपका संबंधित है, जिसको आप सिस्टम थ्योरी कहते हैं आपका, जहाँ पे आपका इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितने भी डिमांड सप्लाई, डिमांड और आउटपुट उनको लेके। तो ये डेविड ईस्टन हो गए, लुडविन उर्विक हो गए, लुडविन वॉन हायक हो गए। व्यवहारवाद जो कि आपका किससे संबंधित है, स्वप्रत्यक्षीकरण से आपका संबंधित है, डेविड ईस्टन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो 1 का 3, तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है। तो आपने सुना होगा कि नौकरशाही के बारे में, तो जब हम बात करते हैं कि जो आपकी नौकरशाही पूर्वाग्रह के बारे में, तो ये आपका संरक्षक नौकरशाही मानी जाती है। तो यहाँ पे स्पॉयल सिस्टम जो कि आपका अमेरिका में काफी काम करता है, और वहाँ पे कोई भी जो राष्ट्रपति बनता है वो अपना मंत्रिमंडल जो कि उसके काफी क्लोज होते हैं, जिनके साथ आपका उनका अच्छा संबंध होता है, उनको नियुक्त किया जाता है, कोई भी योग्यता के आधार पे आपका नहीं होता है। और ये स्पॉयल सिस्टम वहाँ पे काफी काम करता है, और वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसके बारे में कहा भी था, उसी के समय से आपका ये आया था, काफी ये हमेशा उसमें रहता है। तो ये स्पॉयल सिस्टम के बारे में आपका था। नेक्स्ट इज किसने बजट को लक्ष्यों की श्रृंखला जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न होती है के रूप में परिभाषित किया। तो कौन कहता है कि जो बजट है वो लक्ष्यों की एक श्रृंखला है, यानी सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो लक्ष्य होते हैं गोल्स, जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न होती है के रूप में। तो विडावस्की का ये आपका एग्रीमेंट है, मतलब एग्रीमेंट नहीं, स्टेटमेंट है। पॉल एपलबी के बारे में आपको पता होगा कि 1953 में एक समिति आई थी, इसके आधार पे 1954 में भारत में लोक प्रशासन की स्थापना होती है। फिर आपका चेस्टर बर्नार्ड आपका इन कम्युनिकेशन थ्योरी से बिलोंग करते हैं लोक प्रशासन में। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव की इम्पोर्टेंट बुक है, 1938 में आपकी प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के अध्ययन में निम्नलिखित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लोक प्रशासन के जो उपागम है, लोक प्रशासन के नहीं, तो ये तो हर किसी से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है वो आपकी तुलनात्मक राजनीति में भी आती है। तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, जो इंस्टीट्यूशनल, जिसको आप संस्थागत उपागम कहते हैं। उसके बाद आपका इसके खिलाफ आता है व्यवहारवाद, जिसको आप बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं।
उसके बाद आपकी आती है सिस्टम थ्योरी, जो कि डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई थी, व्यवहारवाद भी उन्होंने दिया था। इसके लास्ट में आता है लोक नीति उपागम, पब्लिक चॉइस थ्योरी, जिसमें कि बहुत सारे थिंकर आते हैं, विस्टन, निस्कानन हो गए। तो सबसे पहले सी आएगा आपका, सी के बाद आपका आएगा ए और फिर बी, फिर लास्ट में डी। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सुशासन का संकेतक नहीं है, तो सुशासन कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी और अनुक्रियाशील प्रशासन। तो यूनेस्को ने आपके जो सुशासन है उसकी 8 विशेषता बताई थी, काफी इंपॉर्टेंट है। और सुशासन जो प्रयोग है, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने 1989 में सब अफ्रीका के रीजन के लिए इसका प्रयोग किया था। वहां पे शासन और विकास नाम से एक रिपोर्ट भी आई थी 1992 में। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है सुशासन। तो इसकी 8-9 विशेषताएं आपकी संबंधित है, जैसे उत्तरदायित्व हो गए, रूल ऑफ लॉ हो गए, पारदर्शी शासन हो गया और सीमित शासन, इस तरह से। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है किसने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा है। तो कौन ऐसा थिंकर है जिसने नौकरशाही को आपका सत्ताधारी सेवक कहा है। तो ये कथन है किसका, रॉबर्ट के मर्टन का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कमेटियों में किस कमेटी ने सिफारिश की कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो। कौन कमेटी बोलती है कि आपकी ब्लॉक स्तरीय योजना होनी चाहिए। तो हनुमंत राव कमेटी, जीवी के राव कमेटी, एल.एम. सिंघवी समिति। तो 1978 में एक कमेटी आती है जिसका नाम था आपका दंतवाला कमेटी। तो इन्होंने बोला था कि ब्लॉक स्तरीय योजनाएं होनी चाहिए, जो कि अशोक मेहता के आपकी बात आती है और ब्लॉक स्तर पे प्लानिंग करने की बात करती है। नेक्स्ट आपकी जीवी के राव समिति, आप सभी जानते हैं 1985 के अराउंड आपकी आती है। हनुमंत राव 1983 में आपकी आती है। एल.एम. सिंघवी समिति 1985 में ये आती है। जीवी के राव इसके बाद आपकी आती है। नेक्स्ट है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किए गए। तो जब हम बात करते हैं जो एल.एम. सिंघवी जो समिति थी, उसकी सिफारिश पे आपका पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, उसके लिए आपका बिल लाया जाता है। लेकिन वो बिल आपका लोकसभा में पास तो हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में आपका गिर जाता है, वहां पे लैप्स हो जाता है। तो ये लाए थे राजीव गांधी। तो 64वां अमेंडमेंट जो कि आपका पंचायतों से रिलेटेड था। दूसरा था 65वां, 1989 था दोनों का ईयर। ये आपका नगर पालिका से संबंधित था, जो कि नगर पालिका, नगर पंचायत, इस तरह से जो हो नगर पंचायत, नगर निगम, इनसे। तो ये राजीव गांधी के द्वारा आपका लाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट था। फिर जाके इसको जो संवैधानिक दर्जा मिलता है काफी साल बाद नरसिम्हा राव के टाइम पीरियड पे, जो कि आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73 आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, पार्ट 9A आपका जोड़ा जाता है और इसमें 29 विषय आपके जोड़े जाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 243A से 243O तक आपका जोड़ा जाता है और यहाँ पे आपकी ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को, जिस दिन आपका पंचायती राज डे मनाया जाता है 2011 से। इसके बाद बात करते हैं जो 74 था, वो आपका नगर पालिकाओं से संबंधित था, जहाँ पे अर्बन लोकल सेल्फ बॉडी की बात करता है। तो वहां पे आपके 18 विषय जोड़े गए थे, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और यहाँ पे पार्ट 9 क्लॉज A आपका इस तरह से जोड़ा गया था और ये आपका लागू होता है जून 1993 में। तो इसका डेट भी आपसे पूछा जाए। विश्वनाथ प्रताप सिंह आपका जो सेकंड पिछड़ा आयोग आपका आया था, उससे संबंधित है 1979 में। मंडल कमीशन भी जिसको कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, मंडल कमंडल की जो राजनीति उस समय हो रही थी ओबीसी को लेकर, जो कोटा से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज संस्थाओं में आय का मुख्य स्रोत है। तो जब हम बात करते हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वहां पे आपका आय का मुख्य स्रोत, आपका वित्तीय जो जरूरतें होती है वो केंद्र और राज्य सरकारों पे काफी डिपेंड होती है पंचायतें, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर पाती है अच्छे ढंग से। तो यहाँ पे सरकारी अनुदान इनका महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। तो पंचायतों के पास अन्य कर का
कोई भी इतना परफेक्ट सोर्स आपका नहीं होता है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसका जो आधारभूत सिद्धांत है वो क्या नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो राजनीतिक निर्देशन इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट लोक उत्तरदायित्व इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट सामाजिक आवश्यकता भी इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है। और यहाँ पे आर्थिक उत्तरदायित्व इसका इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है, क्योंकि जो पद सोपान में यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो भूमिका निभाता है, तो इसका आंसर होगा आर्थिक उत्तरदायित्व यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। तो समन्वय का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है किसको, पद सोपान को। तो यहाँ पे अधिकारों की जो एक श्रृंखला जैसे होती है, जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर जो संचार नियंत्रण सुनिश्चित आपका करता है, तो पद सोपान इम्पोर्टेंट रोल आपका प्ले करता है समन्वय में। नेतृत्व के पद लक्ष्य सिद्धांत निम्न में से कौन समर्थक था। तो जब हम बात करते हैं नेतृत्व के जो पद सिद्धांत है वो 1970 में आपके मार्टिन जी इवांस, इसके अलावा 1971 के अराउंड इनको दिया था किसने, रॉबर्ट जी हाउस ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इन दोनों ने, मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जी हाउस ने क्या किया था कि जो प्रस्तुत, जैसे कि एक नेता अपने अधीनस्थों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कैसे प्रेरित करता है, इसके बारे में है ये आपका पथ लक्ष्य सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक लक्ष्य प्रत्यक्ष भर्ती विशेषता नहीं है। तो प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता, यह लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप होता है, बिल्कुल सही है। यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है। यह क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करता है। यस, जो आपका क्षमता होगी जिसके अंदर, जो योग्य होंगे वही आपका प्रतियोगिता परीक्षा देंगे, वहां पे प्रत्यक्ष भर्ती होंगे। तो भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे कंपटीशन को प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है वो कंपटीशन को आपका प्रेरित करती है। नेक्स्ट है आपका सकारात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो किसी खास समूह को विस्तृत सुविधाएं प्रदान करना। दूसरा है किसी सुविधा वंचित समूह को उस स्तर तक उठाना जहां से वह समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की प्रतिस्पर्धा में आ सके। नेक्स्ट है आपका गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, वर्ग हित का संवर्धन करना। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, किसी सुविधाजनक समूह को उस स्तर तक उठाना जहां वह अन्य वर्गों के साथ बराबर की प्रतिस्पर्धा में नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू फैक्टर थ्योरी, जहां पे हम टू फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं, एक्स और वाई। फिर आपका है आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जहां पे 5 प्रकार की नीड्स बताई है। पहले जो आपकी फिजियोलॉजिकल शारीरिक आवश्यकता होती है, फिर आपकी सिक्योरिटी होती है, फिर आपकी जो एस्टीम नीड होती है, नहीं, फिर आपकी प्रेम लव इन सब से संबंधित होती है, फिर आपकी एस्टीम नीड होती है, और फिर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लो होती है लास्ट। तो इसके बारे में किसने बताया था। फिर है आवश्यकता का सिद्धांत, एक्स और वाई का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू फैक्टर थ्योरी। तो जो आपकी टू फैक्टर थ्योरी है वो किससे संबंधित है, वो है आपकी हर्ट्जबर्ग से संबंधित। और आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा आपका दिया गया था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी 1954 में, उसमें उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। फिर आपका आता है आवश्यकता का सिद्धांत, तो बी का हो गया 3। फिर आपका आता है नीड थ्योरी, ये डेविड मैक्लेलैंड से संबंधित है, तीसरी वाली। एंड एक्स और वाई सिद्धांत आपका मैक्स ग्रेगर से संबंधित है, जहाँ पे ये बोलते हैं कि जो एक्स वाले लोग होते हैं, यानी जिसमें एक्स मतलब कि इन्होंने 2 टाइप के माने ना, जैसे बहुत आलसी होते हैं, बहुत कामचोर होते हैं, अपने कार्य को नहीं करते हैं, उन्हें प्रेशर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो वाई वाले होते हैं वो आपका अपने कार्य के प्रति बहुत सिंसियर होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा मैक्स ग्रेगर की ये थ्योरी। और टू फैक्टर थ्योरी इन्होंने एक बुक भी लिखी है ह्यूमन एंटरप्राइज करके, उसमें उन्होंने दी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए का 4, बी का 3। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है निम्नलिखित में किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के बजाय
व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए आपका किया जाना चाहिए। तो ये कथन है किसका? अब्राहम मैस्लो का। तो जो कि एक व्यवहारवादी विचारक के तौर पे भी इनको जाना जाता है, अब्राहम मैस्लो को। इन्होंने इसके बारे में कहा था। नेक्स्ट है बहुमतदान व्यवस्था, जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है, क्या कहलाती है? यानी बहुमतदान व्यवस्था जिसमें कोई उम्मीदवार, कोई प्रत्याशी है, वो आपका एक से अधिक मत देता है, तो उसको आपका संचयी मत व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल वर्गीकृत नहीं है? तो जब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग आपका राष्ट्रीय दल के रूप में वर्गीकृत करता है, इनको स्टेटस देता है, राज्य दल के रूप में वर्गीकृत करता है, और पंजीकृत या मान्यता अब मान्यता प्राप्त दल के रूप में आपका पंजीकृत करता है, लेकिन क्षेत्रीय दल के रूप में पंजीकृत नहीं करता। तीसरा है पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल। तो राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है ये भी पूछा जाता है, राज्य दल कौन कौन से है ये भी पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। तो ये कथन किसका है आपका? तो राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसे ही है जैसे इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटा अच्छे होते हैं बुरे। तो ये आपका जेम्स लॉवेल का कथन है। और रॉबर्ट मिशेल, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में आपका बताया है। बोला है कि कोई भी संगठन चाहे कितना ही लोकतांत्रिक क्यों ना हो, अंततः आपका कुलीन तंत्र में विलीन हो ही जाता है। जीन ब्लॉन्डेल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। इनकी एक बुक है एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट करके। तो जीन ब्लॉन्डेल ने दबाव समूह, इन सब के बारे में बहुत सारी चीजें आपकी बताई है। फिर है दलीय व्यवस्थाओं के दोषों को दूर करने को इस प्रकार दूर किया जाता है, यानी जो दलीय व्यवस्था होती है उसके जो दोष होते हैं उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? धन के द्वारा नहीं कर सकते। बहुत सारा धन दे दिया किसी दल को तो बहुत सारे दोष आ जाएंगे। बल के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, धर्म के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं। तो आचार संहिता के द्वारा दलीय पद्धति के दोषों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के संविधान में भाषा प्रावधानों का समावेश किस समझौते का परिणाम है? तो जब हम बात करते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे जो भाषा प्रावधानों का जो समावेश किया गया था, आपको पता होगा कि एक समझौता हुआ था 1949 में, जहाँ पे हिंदी को आपका राजभाषा घोषित करने के बारे में आपका मतलब किया गया था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करेंगे और अंग्रेजी को कुछ समय के लिए आपका रखेंगे अराउंड 1965 तक, यानी आपके 15 साल तक। तो ये समझौता था आपका मुंशी अयंगर फार्मूला से संबंधित। इसके अलावा सरकारी आयोग आप केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट है जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है। तो जाति के आधार पे जो आरक्षण आपका दिए जाते हैं, खास करके जो समाज के जो पिछड़े वर्ग है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए और ऐतिहासिक आधार पे उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है उन अन्याय से उनको बचाने के लिए, उनको समाज में उन लोगों के साथ लाने के लिए, तो इसको कहा जाता है आपका सकारात्मक भेदभाव। नेक्स्ट है आपका निम्न विद्वानों में से कौन अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों में संबंधित नहीं है? तो 3 आपके इटालियन स्कूल अभिजात्य वर्ग के इटालियन स्कूल से संबंधित थिंकर माने जाते हैं, जिसमें आता है आपका मॉस्का हो गए, पैरेटो हो गए और रॉबर्ट मिशेल हो गए। इसके अलावा सी राइट मिल्स भी आपके हो गए। इन्होंने भी अभिजात वर्ग के बारे में बात की थी। तो आपने सुना होगा पैरेटो का नाम, माइंड एंड सोसाइटी नाम से बुक लिखी है। और इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलिट, यानी सर्कुलेशन, संचरण क्या कहते हैं इसको, सर्कुलेशन ऑफ एलिट के बारे में बताया कि पावर कभी एक के पास होती है, यानी भारत के सेंस में बात करें तो पावर कभी बीजेपी के पास होती है, कभी कांग्रेस के पास होती है। कभी बीजेपी सत्ता में होती है तो कभी कांग्रेस सत्ता में होती है। और पावर कभी भी मासेस या जनता के पास नहीं होती है। यानी इन्होंने बोला कि कभी शेर जैसे बुद्धिमान लोग आपकी सत्ता में होते हैं, कभी लोमड़ी जैसे चालाक लोग सत्ता में होते हैं, और जनता कभी भी पावर में नहीं आती है। जनता हमेशा सत्ता के लिए बोलती रहती है। फिर और इसके अलावा
जो मॉस्का है, इन्होंने भी बोला था गवर्निंग और नॉन गवर्निंग एलिट, यानी जो शासन करता है एक वर्ग वो है, दूसरा है एक वर्ग वो है जो कि शासन नहीं करता है। इसके बारे में इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन करके, इसका बहुत बड़ा नाम है, आपने पढ़ा भी होगा। फिर है रॉबर्ट मिसेस, तो इन्होंने बोला था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में कि कोई भी संगठन कितना ही लोकतांत्रिक क्यों ना हो, वो अंततः आपका कुलीन तंत्र में विलीन हो जाता है। नेक्स्ट है आपके सी राइट मिल्स, तो इन्होंने अमेरिका के सेंस में आपका बोला था, ये कहते हैं कि अमेरिका द पावर एलिट, इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है द पावर एलिट। इसके बाद आता है रॉबर्ट पुटनम, ये भी आपका अभिजात वर्ग से संबंधित एक थ्योरी देते हैं। इसके अलावा जेम्स बरहम का नाम आपने सुना होगा, जेम्स बरहम। इसके अलावा आपने जोसेफ शुम्पीटर का नाम सुना होगा, जिनकी एक बुक भी है डेमोक्रेसी करके, तो इसके बारे में वो बताते हैं। तो बहुत सारे थिंकर जो कि अभी अभिजात वर्ग से संबंधित है। तो चार्ल्स बिच आपके यहाँ पे नहीं होंगे। 65वां क्वेश्चन है, बजट एक उपकरण है। तो बजट आपका किसके लिए एक उपकरण है? तो जब हम बात करते हैं बजट राजकोषीय नियंत्रण के लिए और नियोजन के लिए, राजकोषीय नियंत्रण के लिए, राजकोषीय नीति के लिए, या विधायिका पे नियंत्रण के लिए। तो 65वां का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। बजट आपका राजकोषीय नियोजन के लिए है, राजकोषीय नियंत्रण के लिए है, कंट्रोल के लिए है, फिर आता है राजकोषीय नीति के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है। तो राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय में स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर होगा। सदनों का किसी सदन का सत्रावसर कर सकेगा, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है और इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। हर 2 वर्ष में इसके कुछ सदस्य आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके स्थान पे आपके नए सदस्य आते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल, और ये स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा आपका हर 5 साल में भंग की जा सकती है, मतलब भंग हो जाती है, जैसे आपके चुनाव का सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है अनुच्छेद 85 के तहत। इससे पहले भी अगर सरकार गिर जाती है, विश्वास मत आपका नहीं बना पाती है अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू भी, और अगर मेजॉरिटी बहुमत आपका नहीं है, गठबंधन की सरकार है, तो यहाँ पे योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो संसद के जो सत्र होते हैं उनमें जो अंतर होता है वो आपका 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन का जो सत्र आहूत करता है, उसको बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता होती है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। और राज्य विधानसभाओं में आपको पता होगा कि विधानसभा का जो स्पीकर है वो आपका करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ उपराष्ट्रपति के नाम आपको दिए गए हैं, इसको बताना है आपको सबसे पहले कौन रहे इन सभी में। तो उपराष्ट्रपति के नाम से भी आपका प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति आपके बने हैं। जो जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने इस्तीफा देके सीपी राधाकृष्णन इस समय भारत के राष्ट्रपति है। तो सबसे पहले से गोपाल स्वरूप पाठक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार। तो 4, 2 के बाद आता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये आपका इनके बारे में आपने पढ़ा होगा 1969 के अराउंड ये आपका राष्ट्रपति भी रहे हैं, जब आपका क्या हुआ था कि राष्ट्रपति की अचानक से मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति भी आपके वहां पे नहीं थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो इनको आपका ऐसे राष्ट्रपति कहा जाता है कि जो आपका उस समय राष्ट्रपति भी नहीं था, उपराष्ट्रपति भी नहीं था, तो इनको आपका राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये आपका उपराष्ट्रपति भी आपके रहे हैं। तीसरा है आपका के आर नारायण, नॉट के नारायण। फिर है आपका कृष्णकांत का नाम आपने काफी सुना होगा। तो 2, 4, 3, 1, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर लास्ट के 4 उपराष्ट्रपति की बात करें तो सबसे पहले आपने सुना होगा हामिद अंसारी, उसके बाद लास्ट के जो 4 है
फिर है आपका वेंकैया नायडू, फिर है जगदीप धनखड़, फिर है आपका सीपी राधाकृष्णन। तो और फर्स्ट के आपको 4 याद करने हैं, इस तरह से इसके ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस धारा में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है। तो ऐसी कौन सी धारा है जहाँ पे भारत का जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की जो आपकी सलाह है वो आपके लिए राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? तो वो है आपका 71A। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में किन्हें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में अवरोध के रूप में पहचान की थी? तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो द्वितीय आपका प्रशासनिक सुधार आयोग आता है 2005 में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो कर्नाटक के पूर्व सीएम जिनका नाम था बीरप्पा मोइली। इसके बाद इसके जो दूसरे थे वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने आपकी 15 रिपोर्ट दी थी, और यहाँ पे इन्होंने लोक सेवकों के लचीलापन, स्वास्थ्यीकरण और आभ्यंतरित अवलोकन का दृष्टिकोण, इसके अलावा लोक सेवकों के उत्तरदायित्व का प्रभाव, इसके अलावा आपका सुशिक्षित राजनीतिक नेतृत्व का अभाव के बारे में बात की थी, नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी का निम्नतम स्तर। तो 69 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गांधी के अनुसार राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कभी नहीं बोला कि राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। उनका मानना था कि हमें राज्य को समाप्त कर देना चाहिए, और राम राज्य की स्थापना के बारे में वो बात करते हैं, राज्य नहीं होना चाहिए। इसके कारण इन्होंने अपने आप को दार्शनिक अराजकतावादी भी आपका कहा है। राज्य के एकदम विरोधी थे कौन? महात्मा गांधी जी। उसके बाद राज्य एक आत्मा विहीन यंत्र है, तो इन्होंने राज्य को आत्मा विहीन यंत्र आपका माना है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो ये था आपका पार्ट सेकंड, जो कि अभी तक आपके कुल 70 क्वेश्चन इसमें हमने किए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन लगता है तो आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।